अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आइंस की लास्ट पोर्शन की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइंस आर डिफरेंट फ्रॉम देयर corresponding न्यूट्रल एटम्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइंस की प्रॉपर्टीज अपने मुतलका एटमों से क्या है बेटा जी, डिफरेंट होती हैं। इसकी रीज़न क्या है? ये देखें सब बच्चे बेटा जी कि सोडियम, अगर हम इसका एटॉमिक नंबर लिखें 11, सोडियम के पहले शेल में इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। सही हो गया। अब सोडियम के वैलेंस शेल में से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, ये बेटा जी क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2 और 8। अब बेटा याद रखिएगा कि आयन हो या एटम हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। बात की समझ लगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां पे आप देखें बेटे कि एटम और आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सेम है? डिफरेंट है। ठीक है, 2-8 यहां पे 2-8-1। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को, डिस्ट्रीब्यूशन को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो जब आयन की और एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिफरेंट है तो इसका मतलब है उनकी प्रॉपर्टीज में भी क्या होगी? डिफरेंस होगा। बात की समझ लगी? उसके बाद बेटे लास्ट पॉइंट था आयंस कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स। आयंस कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे आयंस जिनमें क्या हो, एक से ज्यादा एटम्स हों। तो अगर तो बेटा जी वो कैट आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, तो वो बेटा जी क्या होंगे? वो नेगेटिव आयंस से तादाद में कम होंगे। कैट आयंस कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस अबंडेंट। वो क्या होते हैं बेटा जी? लेस अबंडेंट होते हैं। लेस अबंडेंट से क्या मुराद है? कम मिकदार में पाए जाते हैं। जबकि एन आयंस कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर मोर अबंडेंट। ये बेटे एक इंफॉर्मेशन है, आपने इसको याद रखना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल बेटा जी अमोनियम आयन, इसी तरह कार्बोकैट आयन। सही है। इसी तरह बेटा यहां पे कार्बोनेट, इसी तरह बेटा जी सल्फेट, इसी तरह परमैंगनेट, इसी तरह बेटा जी डाइक्रोमेट। ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिव आयंस हैं जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। अब याद रखिएगा, दे आर नॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, दे आर द पार्ट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ये बेटा जी क्या है? पार्ट्स हैं आयोनिक कंपाउंड्स के। इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा, दे आर पार्ट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आप इनको रेडिकल भी बोल सकते हैं बेटा जी। ये आयोनिक कंपाउंड के पार्ट्स हैं, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब बेटा जी ये था आयंस का टॉपिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम्स। व्हाई? तो आप क्या बताएंगे कि आयंस एंड एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसके बाद बेटा जी पूछा जा सकता है कि कैटायन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम, एनायन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम में कौन ज्यादा अबंडेंट है? तो आप क्या बताएंगे? एन आयंस जो वो ज्यादा अबंडेंट है। बात की समझ लगी? फिर आपने बताना है कि ये जो एन आयंस और कैट आयंस हैं जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, एक से ज्यादा एटम्स हैं, ये बेटा जी आयोनिक कंपाउंड्स के पार्ट्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये आयोनिक कंपाउंड्स के पार्ट्स हैं। बात की समझ लगी? अब बेटा जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस, मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल बेटा जी किसका पार्ट होता है? या एलिमेंट का या कंपाउंड का। यानी कि जब भी बेटा जी एटम्स
जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं, जब भी एटम्स बेटा जी क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, अगर तो वो एटम्स सेम होंगे तो फिर बेटा जी मॉलिक्यूल किसका होगा, एलिमेंट का। और अगर बेटा जी वो एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो फिर वो बेटा जी किसका होगा, कंपाउंड का। लेकिन शर्त ये है कि ये एटम्स किसके होने चाहिए बेटा जी, नॉन मेटल्स के होने चाहिए। क्लियर हो गया। मुझे बताओ एटम के ऊपर कोई चार्ज है, तो जब एटम पे चार्ज नहीं है तो एटम के साथ मिलने से जो मॉलिक्यूल बन रहा है उस पर कोई चार्ज होगा, नहीं होगा। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होंगे, तो ओवरऑल चार्ज एटम के ऊपर क्या होगा, जीरो होगा। ओके हो गया। अब बेटा जी देखें सब बच्चे कि हमारे पास ये कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दिस इज गैस। आप इस गैस में से क्या करते हैं बेटा जी, पास करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को, या फिर बेटा जी पास करते हैं एक्स रेज को, या फिर बेटा जी पास करते हैं आप यहां पर अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है, इनमें से कोई एक। तो ये जो सब्सटेंसेस, ये जो आप पास कर रहे हैं रेज ऑफ एनर्जी, ये क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देंगी, यानी कि रिमूव कर देंगी, जिसकी वजह से ये बेटा जी क्या बन जाएंगे, ये मॉलिक्यूलर आयंस बन जाएंगे, ठीक है। इनमें से चंद एक जो है वो नेगेटिव आयन बन जाएंगे, ज्यादातर कौन से बनेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करें या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो जो पार्टिकल बनेगा आप उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन की बेटा डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन ए मॉलिक्यूल लूजेस or gains an electron, then forming species is called as molecular ion। कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो बनने वाले पार्टिकल को बेटा जी हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। बात की समझ लगी सबको, ये मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाउ डू मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस, हाउ आर मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस, मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस कैसे हुए हैं। तो बेटे आप क्या बताएंगे, when high energy electron beam or x-rays or alpha particle pass through a gas, they knock out electron from the gas molecules and make them molecular ions। याद रहेगा। इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा जी क्या बताएंगे कि जब आप इलेक्ट्रॉन बीम को, एक्स-रेज को या अल्फा पार्टिकल को गैस में से पास करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं। सब बच्चों को क्लियर है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल बेटा जी क्या है, N2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, CH4 पॉजिटिव, इसी तरह बेटा जी CO पॉजिटिव एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या है बेटा जी, मॉलिक्यूलर आयंस है। यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखता हूँ इंटी टेस्ट का, सब बच्चे देखें कि विच वन is not molecular ion, कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। तो यहां पे बेटा जी मैं ऑप्शंस लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा। अल्फा ऑप्शन कर लेते हैं जी, नाइट्रोजन प्लस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, CO2 प्लस, CO3 -2। जी बेटा यहां पे मॉलिक्यूलर आयन कौन सा नहीं होगा, यहां पे डेल्टा ऑप्शन जो है ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। बेटा ये मॉलिक्यूलर आयन क्यों नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था कि मॉलिक्यूल पार्ट होता है किसका, एलिमेंट या कंपाउंड का। तो यहां पे ये क्या चीज है, नाइट्रोजन, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, लेकिन ये क्या है, कार्बोनेट। ये बेटा जी कार्बोनेट, ये क्या है, एन आयन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम। इट इज नॉट मॉलिक्यूल बट इट इज द पार्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो ये आयोनिक कंपाउंड का बेटा जी क्या है, पार्ट है, ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। सब बच्चों को ये क्लियर है। अब यहां बेटा मैंने पॉजिटिव ज्यादा बनाए या नेगेटिव,
इसका मतलब है कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एन आयोनिक वन। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं, कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एन आयोनिक वंस। जो कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये बेटा जी कसरत से पाए जाते हैं एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन से। ठीक है, तो इसमें बेटा जी मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, ये क्वेश्चन, इसकी प्रोडक्शन या फिर ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? यहां तक कोई पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो? ओके हो गया जी। तो स्टूडेंट रिलेटिव एटॉमिक मास नेक्स्ट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? तो बेटा जी रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि एटम्स आर सो स्मॉल पार्टिकल, सो स्मॉल पार्टिकल्स दैट वी डोंट हैव any balance to measure their mass। ये पॉइंट बेटा याद रखिएगा कि एटम्स इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि हमारे पास कोई तराजू नहीं है कि हम एटम के मास को फाइंड कर सके। ठीक हो गया। अब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहते हैं बेटे? मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। इसके अंदर बेटा जी हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन करेंगे? कार्बन 12 के 1/12 मास का और एटम के मास का। मास ऑफ एटम, ये हमारे पास कोई भी एटम है और यहां पे हमारे पास क्या होगा? 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। यानी कि किसी भी कार्बन 12 के एटम के मास का 1/12 का कंपैरिजन किया किसके साथ? किसी भी एटम के मास के साथ। तो इस कंपैरिजन से जो बेटा जी आपको मास आएगा वो क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि किसी भी एटम का मास जिसे कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाए उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहां पे बेटे आपने याद रखना है कि कार्बन 12 का ये जो 1/12 मास है, आप इसे बेटे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट का मास कितना होता है? 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी कि आप इस क्वांटिटी का किसी भी एटम के साथ कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दूसरे एटम इस एक AMU से या इतने किलोग्राम से कितने हैवी हैं या कितने लाइटर हैं। तो इस कंपैरिजन से जो बेटे मास निकलेगा आप उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to 1/12 mass of C12 is called as relative atomic mass। किसी भी एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास जिसे कार्बन 12 के 1/12 हिस्से के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाए, आप उसे क्या बोलेंगे बेटे? उसे आप बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। कि किसी भी एटम का मास जिसे C12 आइसोटोप के 1/12 से कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाए, आप उसे बेटे क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे कि व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो आप क्या बताएंगे? 1/12 मास ऑफ C12 इज कॉल्ड AMU। याद रहेगा, कार्बन 12 के मास का 1/12वां हिस्सा क्या कहलाता है बेटा जी? AMU कहलाता है। अब AMU स्केल के मुताबिक कार्बन का जो मास है
वो बेटा होता है 12.000 AMU। हाइड्रोजन का मैस होता है बेटा 1.008 AMU। ऑक्सीजन का मैस होता है बेटा जी 15.99 AMU। बात की समझ लगी। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पे कार्बन 12 को स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों यूज किया है? तो बेटा जी देखिए, कार्बन का जो मैस है वो 12 के बाद 4 डिजिट तक, 40 तक बिल्कुल एक्यूरेट कितना है बेटा जी? 12 है। इस वजह से आप कार्बन को स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं। मतलब क्या है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन वाहद एक एलिमेंट है जिसके एटम का मैस एग्जैक्ट 40 तक, इशारिये के बाद 40 तक एग्जैक्ट कितना है? 12। यहां पे देखें हाइड्रोजन 1.008, 2 0 के बाद वैल्यू बदल गई। यहां पे ऑक्सीजन में देखें 15.99। क्लियर है? तो इसलिए रेफरेंस के तौर पे, स्टैंडर्ड के तौर पे हम क्या यूज करते हैं? कार्बन को यूज करते हैं। बात की समझ लगी? तो अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। नंबर 1 व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड नंबर 2 व्हाट इज AMU। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई डू वी यूज AMU स्केल? हम AMU स्केल को क्यों यूज करते हैं? तो बेटे आप क्या बताएंगे कि एटम्स आर सो स्मॉल पार्टिकल्स दैट वी डोंट हैव एनी बैलेंस टू मेजर देयर मास, देयरफॉर वी यूज AMU स्केल। कि एटम्स इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि हमारे पास कोई तराजू नहीं है उनका मास फाइंड करने के लिए। यही वजह है कि हम बेटा जी क्या यूज करते हैं? AMU स्केल यूज करते हैं। सब बच्चों को ये क्लियर है? 3 शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1 व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, नंबर 2 व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, एंड नंबर 3 व्हाई डू वी यूज रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल या AMU स्केल। बात की समझ लगी बेटे? अब यहां पे हम देखें, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। अब बेटा जी आइसोटोप्स, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और टॉप्स का मतलब बेटा जी क्या होता है? प्लेस। ठीक है, आइसोटोप्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? जॉन डाल्टन ने बेटा जी कहा, जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि एक एलिमेंट के अंदर सारे के सारे एटम सेम होते हैं। एक एलिमेंट के अंदर, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर बेटा जी क्या होते हैं? एटम्स। और उसने क्या कहा कि ये एटम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम बेटा जी किस लिहाज से होते हैं? मैस के लिहाज से और प्रॉपर्टीज के लिहाज से। ये किसने बताया था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने डिस्क्राइब किया अपनी थ्योरी में कि ऑल एटम्स इन एन एलिमेंट आर सेम विद रिस्पेक्ट टू मैस एंड प्रॉपर्टीज। बाद में बेटा जी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोडी। सोडी ने क्या किया? उसने ऑब्जर्व किया कि एक एलिमेंट के अंदर एटम्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं, एक एलिमेंट के अंदर एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो किस लिहाज से डिफरेंट हो सकते हैं वो हम देखते हैं कि ये जो एटम्स हैं इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज सेम है और इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। तो देखे था बच्चे, नंबर 1 कुछ एटम्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक नंबर बेटा जी सेम थे और एटॉमिक मास क्या थे? डिफरेंट थे। Z एटॉमिक नंबर है और A क्या है? मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद, और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। तो जब प्रोटॉन सेम है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो इसका मतलब है कि इन एटम्स के अंदर जिनका एटॉमिक नंबर सेम है इनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या होगी? सेम होगी, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा जी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जब बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। जब बेटा जी इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो मतलब क्या है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। इसके अलावा बेटा जी इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होगी? सेम होगी। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल वो भी क्या बेटा जी? सेम है।
जबकि बेटा जी आइसोटोप्स की इन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं जो मैस पे डिपेंड करती हैं वो डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन मैस विल बी डिफरेंट। तो इन एटम्स को बेटा जी नाम दिया गया किस चीज का? आइसोटोप्स का। ठीक है, आइसोटोप्स क्या है? डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये लाइन लिखनी है आपने, जब डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लाइन लिखनी है। डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। व्हाई आइसोटोप्स कॉल्ड सो? बिकॉज दे पोजेस सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आपको जहां पे सिंबल नजर आता है हाइड्रोजन का, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को। किस किस को? प्रोटियम को, ड्यूट्रियम को, ट्रीटियम को। बात की समझ लगी ना बेटे? तो यहाँ पे इन एटम्स की बेटा जी आइसोटोप्स की सेम प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम, मैस नंबर डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी? जो मैस पे डिपेंड करती हैं वो बेटा जी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। बात की समझ लगी सबको? अब हम देखेंगे कि आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो सब बच्चे बेटे याद रखिएगा, आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। पहला सिंबल क्या है बेटा? पहला तरीका कि आप हाइड्रोजन के सिंबल लिखें, आइसोटोप के सिंबल लिखें, नीचे लेफ्ट साइड पे आप क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर, और ऊपर बेटा जी क्या लिखेंगे? मास नंबर। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि बेटा जी आप सिंबल लिखें हाइफन, इस लाइन को क्या बोलते हैं? हाइफन, और साथ बेटा जी क्या लिख दें? मास नंबर। सिंबल हाइफन मास नंबर, सिंबल हाइफन मास नंबर। ठीक है। तीसरा तरीका आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करने का ये है कि आप इनका इस तरह लुईस स्ट्रक्चर बनाएं। बेटा ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम। तो एक एक प्रोटॉन है सब में, तो एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने बेटा जी क्या होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना सब में, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को क्या कहते हैं? मास नंबर। तो देखें बेटे जी, इस पहले का मास नंबर 1 है, तो इसका मतलब है प्रोटॉन में हम 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा ना। दूसरे का मास नंबर 2 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा? 2। तो ये 3 तरीके हैं आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करने के। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? चले ठीक है, आज के लेक्चर को बेटे यहीं तक हम इसको वाइंड अप करते हैं, इसको नोट कर लें। ठीक है।